नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने रीड के लिए आपको बताए थे। उसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 500 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज रहने वाली है। थोड़ा वीडियो लाने में डिले हो गया है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हर 2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिलता रहे। हम शुरू करते हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 से 50 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देखिएगा। आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। चलेगा, हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से तात्पर्य है 51। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अपनी शक्तियों व सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, या फिर महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समायोजन की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ये इसकी क्या है? समायोजन की विशेषता नहीं है। बाकी अपनी शक्तियों सीमाओं का ज्ञान होना भी है, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर भी है, और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी है। लेकिन महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति इसका कोई विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, आपको याद भी होगा। चलिए हम ऑप्शन बताते हैं फिर भी। जेबी वॉटसन, फ्रांसिस गाल्टन, विल्हेम वुंट, या फिर जेम्स ड्रेवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वुंट ने स्थापित की थी जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप खुद पहले सॉल्व कीजिएगा, खुद आंसर दीजिएगा, देन आप सही आंसर की तलाश कीजिएगा, सही आंसर हमारा देख लीजिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। BF स्किनर ने, जेम्स ड्रेवर ने, EL थांडाइक ने, या फिर को एंड क्रो ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? ये जो डेफिनेशन है ये कहा था BF स्किनर की डेफिनेशन है। साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण परिभाषाओं से संबंधित हमने एक वीडियो भी लाए थे काफ़ी टाइम पहले, शायद लास्ट रीड के टाइम पे, जो उसमें आपको जो ये डेफिनेशन है ये बहुत ट्रिक से आपको एक शब्द देख के ही याद हो जाएंगी। तो आप वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका लिंक दे देते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। दमन को, औचित्य स्थापन को, तादात्म्यकरण को, या फिर विस्थापन को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, विस्थापन को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब हम किसी अपने से बड़े पर या अधिकारी पर गुस्सा नहीं कर पाते तो हम उस पर गुस्सा करते हैं जिसको हमें बिल्कुल आक्रमण की फिर से क्या हो, उम्मीद या संभावना ना हो, उसके हम ऊपर गुस्सा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो परिस्थिति होती है उसको हम कहते हैं विस्थापन। समायोजन का कौन सा प्रकार है? विस्थापन। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? संज्ञानात्मक विचारधाराएं संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय, या फिर प्रकार्यवाद। इसका सही जवाब हो जाता है गेस्टाल्ट संप्रदाय। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किससे संबंधित है? गेस्टाल्ट संप्रदाय से, आप सभी जानते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। नहीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये भी। बालक का व्यवस्थित अध्ययन, इसमें बिल्कुल बालक का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों का सिद्धांत व अनुप्रयोग, ये भी होता है। बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन भी इसमें किया जाता है, लेकिन नॉर्मेटिव विज्ञान इससे संबंधित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है, या फिर अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन या फिर संस्कृति व भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृति व भाषा। किसके अनुसार पूछा गया, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो ये किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता होती है कि दृष्टि से ओझल हो जाने का मतलब मस्तिष्क से ओझल हो जाना? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इसका सही जवाब हो जाता है संवेदीगामक अवस्था, इसकी ये विशेषता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार, मतलब ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है? माइक्रोतंत्र के, मैक्रोतंत्र के, मीजोतंत्र के या फिर एक्सोतंत्र के? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैक्रोतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है? विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता में रुकावट क्या है? विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नवाचारों के लिए प्रेरित करना, ये तो सृजनात्मकता का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखिएगा, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों के विचार के लिए कहना, ये भी इसका एक विशेषता है। विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तभी तो सृजनात्मकता का विकास होता है। लेकिन शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर देना कि जल्दी करो, ऐसे नहीं होता है। बच्चों को पहले सोचने समझने देना चाहिए, अपने अनुसार उसको किसी चीज का सृजन करने देना चाहिए, वही होती है हमारी सृजनात्मकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 22 की रुकावट हो जाती है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। 140 होगी, 120 होगी, 90 होगी या फिर 71.5 होगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? उसकी बुद्धि लब्धि हो जाती है कितनी फ्रेंड्स? 140। 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक है, 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को पूर्ण कर लेता है तो वो 140 उसका क्या माना जाता है? आईक्यू लेवल या फिर उसकी बुद्धि लब्धि मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म या नार्सिसिज्म मतलब होता है स्वप्रेम की भावना, इसका गुण अत्यंत प्रबल होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, आरंभिक वयस्कावस्था में या फिर उत्तर किशोरावस्था में? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में जो नार्सिसिज्म होता है या स्वप्रेम की भावना होती है वो अत्यंत प्रबल होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से या फिर दिए गए सभी विकल्पों से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान सभी से संबंधित है, दिए गए सभी विकल्पों से संबंधित है, अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है और अधिगम स्थितियों संस्थितियों से भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इसके लिए देखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बालकों के जो प्रसंग बोध परीक्षण होता है इसका कौन है, इससे संबंधित है बेलक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, इसका जो आयु वर्ग था कितना था? 0 से 5 था, 2 से 5 था, 3 से 10 था या फिर 5 से 10 था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 3 से 10 वर्ष। 3 से 10 वर्ष इसका आयु वर्ग आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी आ गया सेकंड ग्रेड एग्जाम में। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40% या फिर 21%? इसका सही जवाब हो जाता है 45 अर्थात 45%। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? मुखी अवस्था, मुदावस्था, गुप्तावस्था या फिर आइकोनिक या प्रतिमावस्था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है आइकोनिक या प्रतिमावस्था, इसकी अवस्था नहीं है। बाकी मुखी अवस्था भी है और ये गुदा है, गुदावस्था भी है और गुप्तावस्था भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा,
समावेशी शिक्षा स्वागत करता है? सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया ये भी। केवल अक्षमता युक्त सीखने वालों का, केवल अक्षमता रहित सीखने वालों का, या फिर अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का, या फिर केवल प्रतिभाशाली सीखने का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के बच्चे इसमें सीख सकते हैं। सभी का समावेशी शिक्षा स्वागत करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? ये भी पूछा गया था। परिवर्तन का विरोध, अपर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी, या फिर लचीला अधिगम वातावरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? लचीला अधिगम वातावरण। ये इसकी चुनौती नहीं है। बाकी परिवर्तन का विरोध भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अपर्याप्त बजट, बजट ही नहीं है तो समावेशी शिक्षा को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। अधिगम सामग्री की कमी है, हमारे पास अधिगम सामग्री ही नहीं है तो किस प्रकार हम समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। लेकिन लचीला अधिगम वातावरण है तो हम इसे बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, श्रव्य कैसेट, या फिर छोटे अक्षरों में छपी किताबें। तो मैं बात करूं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। कागज पर ब्रेल सामग्री ये जरूरी है, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस भी जरूरी है, श्रव्य कैसेट भी जरूरी है, सुनकर सीख सकते हैं इससे बच्चे, लेकिन छोटी अक्षरों में छपी किताबें ये इनके लिए आवश्यक नहीं है, उसको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत चतुर हैं, आप उच्च मानसिक योग्यता वाले हैं, आपने अपरिपक्वता प्राप्त कर ली है, आपने आदत बना ली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आपने आदत बना ली है जटिल व्यवहार संपन्न करने की। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति में सम्मिलित है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। केवल संज्ञानात्मक तत्व, केवल संवेगात्मक तत्व, या फिर संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक तत्व, या फिर तीनों संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक तत्व। तो अभिवृत्ति में क्या क्या सम्मिलित है? तीनों सम्मिलित होते हैं। संज्ञानात्मक भी होता है, व्यवहारात्मक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का, या फिर आत्मा का। हम सभी जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 74। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है? क्योंकि क्या यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या फिर शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या फिर इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो हमने चारों ऑप्शन पढ़े, चारों में सबसे उपयुक्त तो कौन सा हो जाएगा? शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है कि इसमें वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। जो विधियां हैं वो वैज्ञानिक तरीके से इसमें यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? R.M. गैने, वर्दीमर व अन्य, B.S. ब्लूम, या फिर B.F. स्किनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्दीमर और अन्य। वर्दीमर आ जाते हैं समग्रता के सिद्धांत से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है। ऑप्शन नंबर ए है किसी के द्वारा अपने कार्यों व मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान, या फिर बहुआयामी बुद्धि एवं मानवीय संज्ञान, या फिर सह अस्तित्व एवं सामाजिक का संज्ञान, या फिर गणितीय समस्याओं के समाधान की सक्षमता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्व संज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है।
तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपयुक्त नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर होता है, ये इसमें उपयुक्त नहीं है। बाकी देखिएगा ये हमारा गलत हो जाता है, मतलब कि गलती हमसे पूछा गया था। फिर ऑप्शन नंबर ए है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, ये भी एकदम सही बात है। और अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी एकदम सही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा 78, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वो कौन सा सिद्धांत होता है? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधत सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? सूझ का सिद्धांत, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम या फिर अनुभव। कूटों का सही उत्तर चयन करना है हमें इन कूटों में से, देखिएगा कौन से सही हैं। तो कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित इनमें से करती है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार भी करता है, मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता भी प्रभावित करती है, संवेगात्मक आयाम भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर द सभी इसका सही जवाब हो जाता है। ये सभी विशेषताएं व्यक्तित्व को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना या फिर व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को, हमारी मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से कौन सा प्रदर्शित करता है? कि पूर्ण अभिव्यक्ति की हमारे अंदर कला होनी चाहिए, संगतिकरण होना चाहिए, सामान्य लक्षण के निर्देशन होने चाहिए, मतलब सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन होना चाहिए। तो ये मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करने वाला हमारा सेंटेंस हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, तो यह क्या दर्शाता है? कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर ब है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर स है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर त है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या होगा? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ब एकदम सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, गिलफोर्ड का या फिर कर्लिंगर का? तो हम सभी जानते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है फ्रेंड्स? गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, या फिर बुद्धि के लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, या फिर बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, या फिर बुद्धि पर किसी समूह जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। ये इसका सही जवाब नहीं है कि बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा या फिर समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण कौन सा हो जाएगा? प्रबल जिज्ञासा। जो सृजनशील होगा उसमें कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा प्रबल जिज्ञासा बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। मैकडूगल, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्रायड या फिर एडलर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ये सिगमंड फ्रायड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है मैकडूगल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा के पक्ष में ये नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें अभिसारी चिंतन का, तो अभिसारी चिंतन संबंधित है किससे? सृजनात्मकता से, अर्थात ऑप्शन नंबर ब एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। काफी बार पूछ लिया गया है कि बुद्धि का तो कौन सा चिंतन होता है और सृजनात्मकता कौन से चिंतन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य
व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आकलन एवं अभिवृत्ति की समग्रता से है। आत्मप्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले हैं गेल हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी या फिर गिब्स है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मैं बात करूं कि आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं और विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्ति की समग्रता से है। तो आत्मप्रत्यय की यह परिभाषा दी थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, B.F. स्किनर का अधिगम का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? परिकल्पनाओं पर, या फिर गणितीय गणनाओं पर, या फिर प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर, या फिर सामाजिक अधिगम पर। तो इसका सही जवाब हो जाता है गणितीय गणनाओं पर हल का सिद्धांत आधारित था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चिकित्सकों या फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव, पित्त जो कि बाइल कहलाता है, वात जो कि वायु है, और कफ जो कि म्यूकस कहलाता है, व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो देखिएगा, मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर बी घटना क्रियाशास्त्र सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रकार सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी शील गुण सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रकार सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा और इसका परीक्षण करना, या फिर बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, या फिर बालक के चिकित्सा व्यवसाय डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, या फिर बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना। तो ये अभिक्षमता परीक्षण का एक उपयुक्त अनुप्रयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये बालक के चिकित्सा व्यवसाय या फिर डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बालक क्या करता है? बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक कौशल में औसत है, या फिर सामाजिक विकास में औसत है। तो यह किसका उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का, या फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, या फिर मापनीय वैयक्तिक भिन्नता का, या फिर अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता का। तो हम बात करें तो यह हो जाता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का। एक है अंतर्वैयक्तिक, एक है अंतर्वैयक्तिक। तो ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी प्रश्न है, काफी बार पूछ लिया गया है। रोस ने, वैलेंटाइन ने, स्टेनले हॉल ने, या फिर बिग एंड हंट ने। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोमीयता, या फिर संरक्षण, या फिर क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, या फिर संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव इसकी विशेषता नहीं है। बाकी विचारों की विलोमीयता भी है, संरक्षण भी है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक, शून्य, या फिर द्विपार्श्व स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण का ये एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 95। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आकांक्षा, या फिर निद्रा। तो हम सभी जानते हैं भूख भी है, प्यास भी है, निद्रा भी है, लेकिन आकांक्षा हमारा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल है, फ्रायड है, मैस्लो है, या फिर है केप्सन। तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है फ्रेंड्स? हल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, इसका आईक्यू क्या होगा? तो देखिएगा फ्रेंड्स, आईक्यू या बुद्धि लब्धि का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। मानसिक आयु, ऊपर आता है मानसिक आयु जो कि 16 है, नीचे आता है वास्तविक आयु जो कि 25 है, मल्टीप्लाई बाई 100। टर्मन ने ये सूत्र दिया था। अब 25 चौका 100 होता है, ये 4 पर कट जाएगा और 16 गुना 4 करेंगे तो 16 चौक 64, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 64 कहाँ दिया गया है हमें? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेखित किया था। युयुत्सा, भय, निवृत्ति, घृणा, संतान कामना, वात्सल्य या फिर शरणागति, करुणा। तो इसका देखिएगा, निवृत्ति का घृणा होती है तो निवृत्ति ही होता है, वात्सल्य का संतान कामना ही होता है, करुणा का शरणागति होता है, लेकिन भय का युयुत्सा नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है देखिएगा हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा जो सूझ प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से जो विशेषता निर्धारित नहीं की गई है वो कौन सी है, वो हो जाती है हमारी अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। यहाँ पर आ गया है यंत्रवत, अर्थात यही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता गलत है। बाकी अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ये भी इन्होंने बताया। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल सही। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, जब तक समस्या नहीं आएगी तो हमें सूझबूझ का सिद्धांत कैसे उत्पन्न होगा। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखिएगा, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है। सामान्य के लिए पूछा गया है, देखिएगा सामान्य मंदित, ठीक है। तो 50-55 से लगभग 70, 35-40 से 50-55 या फिर 20-25 से 35-40 या फिर 20 से नीचे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, 35-40 से 50-55, अर्थात ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाता है। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो और आज की वीडियो में मिलाकर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लास्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट 50 प्रश्न, तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिएगा, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।